हेलो स्टूडेंट्स, आज का चैप्टर कौन सा है? अपना सोल्यूशन। और इसमें टॉपिक कौन सा लेंगे हम? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहां से एग्जाम में 3 नंबर का एक न्यूमेरिकल पूछा जाना है और ये 12th के बाद भी जो भी एग्जाम आप दोगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दोगे, उसमें भी ये कंफर्म आना है। तो यहां को इसको ध्यान से पढ़ेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का एक और नाम होता है डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टी। अब डेमोक्रेटिक का मतलब समझेंगे, सारी बात समझ में आ जाएगी। डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज कह रहे हैं तो डेमोक्रेटिक कहां से आया है? डेमोक्रेसी से। और डेमोक्रेसी मीन्स क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ पीपल काउंट होते हैं। जैसे देखिए इलेक्शंस होते हैं तो उसमें होता है कि कितने लोगों ने वोट किया हुआ है, कितने वोट मिले हैं, वही तो काउंट होता है। नंबर ऑफ पीपल काउंट हो रहा है, उनका नेचर काउंट नहीं होता। ठीक है, ऐसे ही सोल्यूशन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में क्या होता है, उसमें नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स काउंट होते हैं। सैल्यूट का नेचर मतलब नहीं रखता है। तो कैसे डिफाइन कर पाओगे हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज को? समझ गए ना? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? जो नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होती हैं, उनके नेचर पे डिपेंडेंट नहीं होती। तो कैसे डिफाइन कर पाएंगे? देखिए, द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन विच डिपेंड्स ऑन अ number of solute particles not upon the nature of solute is called colligative properties। और कोलिगेटिव का वर्ड मीनिंग क्या होता है? कहां से ये टर्म आया है? कोलिगेटिव टर्म जहां से आया है वो लैटिन का वर्ड है ये। और इसका मतलब क्या होता है? को मीन्स होता है टूगेदर। देखिए यहां पे लिखा है को मीन्स। देखिए अपना टॉपिक है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और क्या बोल रहे थे इसे? डेमोक्रेटिक प्रॉपर्टीज। इसका देखिए लिखा है कोलिगेटिव फ्रॉम लैटिन, that is co means together and ligate means to bind। तो मतलब क्या निकला? means binding together of the molecules। मतलब जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे? जुड़े होंगे एक दूसरे से। जुड़े का मतलब कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो मॉलिक्यूल्स के नंबर पे डिपेंड कर रही है ना। तो जैसे कम लोग थे तो कम आएगी, और बढ़े तो जुड़ते चले गए तो प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। इसीलिए कह रहा है बाइंडिंग टुगेदर ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब देखिए डिफाइन कैसे करोगे। अभी बताया डेफिनेशन इसकी। लिखा द प्रॉपर्टीज ऑफ सोल्यूशन डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल। ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स बट नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सैल्यूट। देखिए लिखा है नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सैल्यूट आर कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और कितने टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? 4 टाइप की। कौन कौन सी? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। आपने पढ़ा था कि जब नॉन वोलेटाइल सैल्यूट को वोलेटाइल सॉल्वेंट में मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। पढ़ा था ना, राउल्ट्स लॉ इन केस ऑफ नॉन वोलेटाइल सैल्यूट। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो पीछे का लेक्चर जाके देखेंगे पहले। तो क्या होता था? वेपर प्रेशर कम हो जाता था जब नॉन वोलेटाइल सैल्यूट मिलाते थे। तो वहां पे उसे क्या बोलते थे? उसे कहते थे लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते थे? लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यहां क्या पढ़ना है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अभी दिखाऊंगा कि रिलेटिव लोअरिंग आप कैसे निकालोगे। अगला क्या है? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपने पढ़ा था जब वेपर प्रेशर कम होता था तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाता था। तीसरा क्या है? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? कम हो जाता है। और फोर्थ क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी इन चारों को अलग अलग करके पढ़ना है, तो क्या होता है, कैसे होता है, सब वहीं पे बताया जाएगा। कई बार एग्जाम में क्या करता है कि पूछ लेता है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं और उनका टाइप क्या है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज में आप उसका डेफिनेशन लिख दोगे और टाइप में ये 4 टाइप की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज लिख दोगे। आ गया। कौन कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? विच डिपेंड्स ऑन अ नंबर ऑफ सैल्यूट पार्टिकल्स नॉट अपॉन द नेचर ऑफ सैल्यूट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ठीक, तो अब फर्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कौन सी है? रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब इसमें हम वही आपको राउल्ट्स लॉ पढ़ाएंगे फिर से, जो आपने पढ़ा हुआ था एक बार नॉन वोलेटाइल सैल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ पढ़ा था। एक फिगर बनाता हूं, देखिए कंटेनर है, इसमें क्या लिया है? प्योर सॉल्वेंट लिया है। क्या है इसमें? प्योर सॉल्वेंट है। तो प्योर सॉल्वेंट के लिए आप जानते थे कि जो आप इसका वेपर प्रेशर कंसीडर करते थे, क्या बोलते थे उसे? इनिशियल वेपर प्रेशर बोलते थे ना। तो इसके लिए जो हम वेपर प्रेशर होगा क्या बोलेंगे? इनिशियल वेपर प्रेशर, दैट इज P1 नॉट। यही था ना, P1 नॉट। इसका कंटेनर, क्लोज कंटेनर सपोज करते थे, तो देखिए ऐसे क्लोज कर दिया इसको, ये कंटेनर बंद हो गया।
ठीक। अब देखिए इसको जब हीट करोगे आप तो ये वेपर बनाएगा। देखिए ये वेपर बन रहा है। आपने पढ़ा था कि जब ये पूरा सॉल्वेंट, देखिए पूरा सरफेस दिखाया है ना यहाँ पे, तो इस पूरे सरफेस पे कौन है? वोलेटाइल सॉल्वेंट है, तो पूरा वेपराइज्ड होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा आएगा, वेपर बनेगा पूरे सरफेस से, ज्यादा वेपर बनेंगे, वेपर बनेगा, इजिली बन जाएगा वेपर। लेकिन अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दे, नॉन वोलेटाइल मिला दिया, इसमें क्या मिला दिया? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब क्या होगा? अब जो सोल्यूशन बनेगा उसमें क्या होगा? कुछ पार्टिकल नॉन वोलेटाइल के भी आ जाएंगे। देखिए रेड वाले नॉन वोलेटाइल के पार्टिकल दिखा रहा हूं। ये जो रेड वाले पार्टिकल बीच बीच में दिखाए हैं, ये कौन से हैं? ये नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के हैं। ये कौन है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, वोलेटाइल सॉल्यूट। और ये कौन सा है बोलो? ये है वोलेटाइल सॉल्वेंट। बंद कर दो कंटेनर को, बंद कर दिया। अब देखो यहां पे वेपर कम बनेगा। देखो यहां पे वेपर ज्यादा दिखाया था, यहां पे वेपर कम दिखा रहे हैं। क्यों कम दिखा रहे हैं? क्योंकि जो सरफेस था, देखिए पहले पूरा सरफेस इवेपोरेट हो सकता था। अभी देखिए इस सरफेस पे नॉन वोलेटाइल आ गए। ये देखिए रेड वाले नॉन वोलेटाइल हैं, ये वाले, तो ये तो वेपर बनाएंगे नहीं, ये वेपर बनाएंगे नहीं। वेपर कौन बनाएगा? सिर्फ ये वाले। तो जब बताया था आपको कि अगर सरफेस एरिया ऑफ इवेपोरेशन कम हो जाए, सरफेस एरिया इवेपोरेट होने का कम हो जाए, तो क्या होगा? रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज कर जाएगा, वेपर कम बनेगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो देखिए यहां पे वेपर ज्यादा दिखाया है और यहां पे वेपर प्रेशर, वेपर कम दिखाया है। एक बात और ध्यान से समझना कि ये जो हमने लिया है ये क्या होता है? ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दैट इज P1 नॉट, रिप्रेजेंटेड बाय P1 नॉट। और इसका जो वेपर लेते हैं, इसका जो वेपर प्रेशर आएगा कितना आएगा? इसका जो वेपर प्रेशर आएगा किसकी वजह से आएगा? पहला सवाल तो ये है, किसकी वजह से आएगा बोलो? वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से। यही तो देखिए वेपर बना रहा है। देखिए ये वेपर नहीं बनाएगा, तो यानी जो भी इसका वेपर प्रेशर होगा वो किसके लिए, किसके वजह से होगा? वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से। समझ गए? तो यहां पे जो वेपर प्रेशर होता है उसे हम क्या लेते थे? P1। दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सोल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट ओवर द सोल्यूशन, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सोल्यूशन में कितना होगा। और यही किसको रिप्रेजेंट करेगा? वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन को, क्योंकि केवल यही वेपर बना रहा है, नॉन वोलेटाइल तो वेपर बना ही नहीं रहा है। ठीक है ना? तो सोल्यूशन के वेपर प्रेशर में किसका इंपॉर्टेंस होगा? केवल वोलेटाइल सॉल्वेंट का। समझ गए? नॉन वोलेटाइल ने क्या किया? उसके वेपर प्रेशर को कम कर दिया। ठीक। अब देखिए राउल्ट्स लॉ में क्या पढ़ा था? यहाँ पे आपने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था कि फॉर ईच वोलेटाइल कंपोनेंट फॉर अ सोल्यूशन, in a solution the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to its mole fraction। पढ़ा था ना कि किसी सोल्यूशन में जो वोलेटाइल कंपोनेंट होता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है, पार्शियल वेपर प्रेशर, वो उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। इसका मतलब हमने एक फार्मूला वहां पे पढ़ा था P1 इज इक्वल टू P1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X1। यही पढ़ा था ना? The partial vapor pressure of the volatile component is directly proportional to its mole fraction in the solution। और इसको हटाते थे तो क्या आ जाता था? बोलिए P1 is equal to P1 नॉट X1। आता था कि नहीं? तो एक फार्मूला वहां पे आया था ये वाला, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, पहले पढ़ा था इसको। अब देखिए यहां तक अगर आप समझ गए, एक बार हमने फिर से समझा दिया है जिससे कोई दिक्कत ना आए आपको। अब देखिए यहां पे अभी आपने पढ़ा कि जो प्योर सॉल्वेंट था उसका वेपर प्रेशर हमने P1 नॉट लिया था और जो सोल्यूशन था उसका हमने कितना लिया था? P1 लिया था। ये प्योर सॉल्वेंट का था, और ये किसका था? सोल्यूशन का था। और अभी आपने पढ़ा कि ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। इसका मतलब अगर निकालें कि चेंज कितने का आया, कितना डिक्रीज कर गया, कितनी लोअरिंग आ गई, तो कैसे निकालोगे? डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो? P1 नॉट माइनस P1। इसको इक्वेशन सेकंड कर दो, इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दो। यहां देखिए हमारे पास एक वैल्यू है P1 की, पहले से इक्वेशन फर्स्ट में अपने पास एक वैल्यू है P1 की, ये ले जाके यहां पे रख दो। ठीक है? तो क्या हो जाएगा बोलो? डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट माइनस
P1 की वैल्यू यहां से रख रहे हैं तो क्या हो जाएगा P1 नॉट x1 आ जाएगा ना। अब देखो P1 दोनों में कॉमन आ गया, क्या करेंगे P1 नॉट को बाहर कर लो, क्या आ जाएगा 1 माइनस x1 आ गया। अब आपने पढ़ा था किसी भी सोल्यूशन के लिए अगर x1 प्लस x2 कर दे बाइनरी सोल्यूशन के लिए तो x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आता था 1। अगर x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या आता था 1। अगर यहां से x2 फाइंड करना चाहे तो क्या आएगा 1 माइनस x1। देखिए 1 माइनस x1 यहाँ पे है ना, इसकी वैल्यू यहां से रख देते हैं, क्या रखते हैं x2 हो जाएगा। तो आ जाएगा डेल्टा P1, देखिए आ जाएगा डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2। देखिए यहां से वैल्यू रख दिया इसकी, कोई दिक्कत है आ रहा समझ में। तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2 आ गया, कोई प्रॉब्लम है। और P1 डेल्टा P1 क्या है यहां से देखिए, यहां से देखिए डेल्टा P1 क्या है P1 नॉट माइनस P1, इसकी वैल्यू रख देते हैं, क्या हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 इज इक्वल टू P1 नॉट x2 आएगा। x2 की वैल्यू निकालना चाहे तो क्या होगा बोलो, ये हो जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपन P1 नॉट इज इक्वल टू क्या x2। ये देखिए आ गया क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब देखिए ये जो क्वांटिटी आई है, ये जो क्वांटिटी आपको दिख रही है क्या है ये बोलो P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या कहते हैं इसी को, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। यही तो हमें पढ़ना था, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ रहे थे ना। तो ये जो क्वांटिटी है P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। और ये क्या है बोलो मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या है ये मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। आ गया बात समझ में। तो अगर थ्योरेटिकली हमसे पूछे तो बस यहीं तक करना है आपको। क्या हो गया रिलेटिव लो, इस फार्मूले से आप देखो डेफिनेशन बना सकते हो, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू अ मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट फॉर अ सोल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन वोलेटाइल सॉल्वेंट। क्या बोल रहे हैं, फॉर अ सोल्यूशन ऑफ non-volatile solute in volatile solvent, the relative lowering in vapor pressure is equal to a mole fraction of non-volatile solute। ये तो हो गया थ्योरेटिकल पोर्शन में क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। लेकिन अगर फार्मूले न्यूमेरिकल में पूछे तो न्यूमेरिकल में क्या करता है कि इसकी वैल्यू नहीं देता, हमें डायरेक्ट हमें मोल फ्रैक्शन नहीं देता, तो हमें वहां पे मोल फ्रैक्शन की वैल्यू रखनी होती है। कैसे रखेंगे मोल फ्रैक्शन, पहले पढ़ा चुका हूं आपको। मोल फ्रैक्शन आपको तीसरे या चौथे लेक्चर में आपको पढ़ाया था, आप जाके चैनल पे मोल फ्रैक्शन पढ़ सकते हैं, यूट्यूब चैनल पे जाएंगे मोल फ्रैक्शन पहले से पढ़ाया हुआ है, वहां से पढ़ लेंगे अगर कोई दिक्कत होती है तो। अभी बता रहा हूं कि हमने इसमें क्या लिया है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लिया है और क्या लिया है, सॉल्वेंट लिया है। ठीक है, अभी बताया ना कि सॉल्वेंट था उसमें क्या मिला दिया, वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया। सॉल्वेंट को हम 1 से डिनोट कर रहे थे, सॉल्यूट को 2 से कर रहे थे। ठीक है, तो इसके मोल्स को, सॉल्वेंट के मोल को हम N1 बोलेंगे और सॉल्यूट के मोल को क्या बोलेंगे, N2 बोलेंगे। मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, और इसके मास को हम बोलेंगे N इज इक्वल टू क्या होता है, W अपान M होता है ना, जानते हो ना। मोल इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपान मोलर मास। वैल्यू रखते हैं यहाँ पे, तो मास इसका दिखा रहे हैं W2 से और मोलर मास दिखा रहे हैं M2 से। इसका क्या हो जाएगा, मास अपान मोलर मास आ जाएगा ना, कोई दिक्कत है। तो अब फार्मूले में अगर हमें इसका मोल फ्रैक्शन निकालना होता, x2 निकालना होता तो क्या आता, x2 इक्वल टू क्या आएगा बोलिए, यहां से क्या होता है फार्मूला, N2 अपान N1 प्लस N2। पढ़ा था ना इसको कि जिसका मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके मोल को ऊपर रखिए, टोटल मोल को नीचे रखिए। आ गया, वैल्यू रख देते हैं यहां से N2 की, क्या हो जाएगी W2 अपान M2। इसका हो गया W2 अपान M2। अच्छा एक बात यहां और देख लो कि जब हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू आ गई x2 इज इक्वल टू N2 अपान N1 प्लस N2 आ गया, तो यहां पे हम जानते हैं कि अगर डाइल्यूट सोल्यूशन की बात करें, कह रहे हैं फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन सॉल्यूट इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज वेरी वेरी स्मॉल फॉर एज कंपेयर टू सॉल्वेंट। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं कि डिनोमिनेटर से N2 को रिप्लेस कर सकते हैं। लिख रहे हैं सो नेग्लेक्ट N2 फ्रॉम डिनोमिनेटर। क्या हो जाएगा बोलो,
x2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, n2 अपान n1 आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आ गया। ये थोड़े कैलकुलेशंस को सिंप्लीफाई करने के लिए किया जाता है। तो n2 अपान n1 आ गया, वैल्यू रख दो इसका n2 का वैल्यू कितना है बोलो, W2 अपान m2, और इसका वैल्यू कितना है बोलो, n1 का कितना है W1, और ये ऊपर आ जाएगा क्या हो जाएगा m1। यही आ गया ना x2 की वैल्यू, देखिए x2 की वैल्यू आ गई। ठीक, अब इस x2 की वैल्यू को ले जाके अपने उस वाले फार्मूले में रख देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वाले में। क्या हो जाएगा बोलो, अभी एक फार्मूला आया था P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू बोलो x2, क्या आया था, इज इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू रख दो यहां से, यही है ना वैल्यू, देखिए x2 की वैल्यू है, तो क्या हो जाएगा, अब देखो आ जाएगा P1 नॉट माइनस P1 अपान P1 नॉट इज इक्वल टू बोलो W2 अपान M2 इंटू M1 इंटू W1। ये देखिए एक फार्मूला आ गया, यही फार्मूला न्यूमेरिकल्स में अप्लाई होगा। समझ गए बात, कोई दिक्कत है? अब देखो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना कि ये W क्या है, W2 क्या है, ये है मास ऑफ सैल्यूट, ये क्या है M2 मोलर मास ऑफ सैल्यूट, W1 क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, और M1 क्या है मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अब इसी पे एक 2017 में जो न्यूमेरिकल आया है इस पे वो लगाते हैं। देखिए क्या था न्यूमेरिकल 2017 बोर्ड में जो आया हुआ था। अब एक बोर्ड का न्यूमेरिकल ले रहा हूं, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। देखिए न्यूमेरिकल लिखता हूं, ये है CBSE 2017, ये एक्चुअल पेपर है बोर्ड का। यहाँ पे दिया हुआ है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, मोलर मास 60 ग्राम मोल इनवर्स is dissolved in 346 gram of water, 346 gram of water. Calculate the vapor pressure of water, calculate the vapor pressure of water for this solution, if vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8। ठीक, अब देखिए इसको पढ़ते एक बार। लिखा है 30 ग्राम ऑफ यूरिया, ये क्या है सैल्यूट है, मोलर मास दिया है 60 ग्राम मोल इनवर्स, इज डिजॉल्व इन 346 ग्राम ऑफ वाटर। कितने वाटर में डिजॉल्व है, 346 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या है सॉल्वेंट है, और ये क्या है सैल्यूट है। आ गया समझ में? फिर कह रहा है तो क्या क्या दिया है नोट करते चलेंगे। ठीक है, सैल्यूट का मास कितना दिया है, W2 कितना दिया है 30 ग्राम। अभी बताया था ना कि सैल्यूट को कैसे लिखेंगे 2 से, W2 कितना है 30 ग्राम। मोलर मास ऑफ सैल्यूट कितना दिया है बोलो 60 ग्राम, ये ठीक। कितने वाटर में डिजोल्व है 346 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये सॉल्वेंट का मास है, कितना है सॉल्वेंट का मास 346 ग्राम। और इसका मोलर मास तो निकाल सकते हो वाटर का, कितना आ जाएगा 18 ग्राम। आता है ना इसको निकालना। वाटर दिया होगा तो ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 2, कितना आ जाएगा 18 ग्राम। ठीक, फिर क्या पूछा है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। यही लाइन ध्यान से पढ़ना, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन। मतलब हमें वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है इन सोल्यूशन में, समझ गए। सोल्यूशन में वेपर प्रेशर ऑफ वाटर निकालना है। इसका मतलब कौन सी वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है P1 की वैल्यू। मतलब जब वाटर में यूरिया मिला दिया उसके बाद सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। और ऐसा क्यों कह रहा है, ऐसा क्यों कह रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर द सोल्यूशन क्यों कह रहा है। क्योंकि आपको अभी बताया था कि जो सोल्यूशन बनता है उसका जो वेपर प्रेशर होता है किसकी वजह से होता है, वोलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से। और वोलेटाइल सॉल्वेंट यहाँ पे कौन सा लिया है बोलो, वाटर। इसी वजह से बोल रहा है वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस सोल्यूशन, समझ गए ना। फिर दिया है इफ द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, प्योर वाटर मतलब क्या, मतलब P1 नॉट की वैल्यू गिवन है, कितनी है
23.8 mmHg। आ गई बात समझ में? तो इसको फार्मूले पे ले जाके रखते हैं। फार्मूला तो याद हो गया होगा अब आपको। फार्मूले पे रखते हैं ले जाके। क्या है फार्मूला बोलो? P1 नॉट माइनस P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 अपॉन M2 इंटू W1 इंटू M1। ठीक है, अब देखो सारी वैल्यू हमें पता है, सिर्फ ये कैलकुलेट करना है। P1 यही तो निकालना है हमें। देखो ये P1 निकालना है। P1 नॉट की वैल्यू कितनी है बोलो? इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू दी है 23.8। P1 नॉट की वैल्यू पता है ना कितनी है? 23.8। M2 W2 की वैल्यू कितनी है बोलो? 30 ग्राम। M1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 18 ग्राम। M2 की वैल्यू कितनी है बोलो? 60 ग्राम। और W1 की वैल्यू कितनी है बोलो? 346 ग्राम। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब क्या करना है? अब वैल्यू रख दो। 23.8 माइनस P1 अपॉन 23.8 इज इक्वल टू 30 इंटू 18 अपॉन 60 इंटू 346। समझ गए? अब क्या करोगे? इसको डिवाइड करके P1 आ जाएगा ना, इसको डिवाइड कर दो और इसके बाद P1 की वैल्यू निकाल लो। आ जाएगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब यहां से P1 आ जाएगा आपको। ठीक है, तो अब आप यहां से P1 निकाल के इसका आंसर बताओगे। समझ आ गया ना? केवल क्या निकालना रह गया? आप देखिए P1, बाकी सारी वैल्यू हमें पता चल गई। आ गया समझ में? अब कैलकुलेट कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर कैलकुलेशन भी कराना चाहो तो वो भी कर देंगे, लेकिन आप खुद से करो तो ज्यादा बेहतर, मजा भी आएगा आपको कि हाँ आ गया, समझ में आ गया। कोई दिक्कत है इसमें? तो ये हो गया इसका न्यूमेरिकल जो 2017 बोर्ड में आया था। ठीक, अब एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं, उनको आपको करना है। यहां से कई सारे न्यूमेरिकल है इसमें। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है, एक इंटेक्स क्वेश्चन दिया हुआ है 2.9, और आप एक्सरसाइज में जाएंगे और इससे रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल होंगे उनको बनाएंगे। समझ गए बात? थैंक यू।